हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। बेटा, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी कराएं कि आप केमिस्ट्री में 70/70 लेकर आएं इस बार अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। आज इसीलिए हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स, जितने भी हमारे 3 चैप्टर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, फर्स्ट सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन केमिकल काइनेटिक्स। तीनों चैप्टर का एक साथ रिवीजन करेंगे। चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो मैं बना चुकी हूँ, चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आज हम करेंगे सारे चैप्टर एक साथ फिजिकल केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हो तो उसको आप सॉल्यूशन कहते हो। और सॉल्यूट हमारी वो कंपोनेंट होता है जो कि अमाउंट में कम होता है, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो अमाउंट में ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट, लिक्विड, गैस या फिर सॉलिड में से कोई भी हो सकता है। इसी तरह जो हमारा सॉल्यूट है वो भी तीनों फेज में प्रेजेंट हो सकता है, और इसी तरह सॉल्यूट भी 3 फेज में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी 3 फेज में प्रेजेंट है, और तीनों का अगर कॉम्बिनेशन हो तो 9 टाइप के सॉल्यूशन हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो अभी 9 टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनकी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? देखिए, जब भी हम किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालते हैं या हमें यह पता करना होता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको हम मेजर करते हैं कुछ फॉर्मूलों से, जैसे कि पहला है %W/W। %W/W में हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के कितने अमाउंट के अंदर। देखिए, हमेशा जब भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, मैं आपको बार बार एक चीज बताती हूं कि मोलैलिटी को छोड़कर सब में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होता है। मोलैलिटी को छोड़कर सबके डिनोमिनेटर में बेटा सॉल्यूशन होता है। तो अगर मैंने W/W लिखा है तो इसका मतलब %W/W में क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूट का जो वेट होगा वो ग्राम में होगा, सॉल्यूशन का जो वेट होगा बेटा ग्राम में होगा। डेफिनेशन की बात करूं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट या %W/W। अगला हमारा जो मेथड है वो है, ये हो सकता है W/V। W/V का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, यहां पर ml में है क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट हमारा ग्राम में है, वो सॉलिड है, इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला। एक और आपसे पूछ लेता है %V/V। %V/V यानी कि हम वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों चीजों का वॉल्यूम ले रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में, और सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में। बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड %V/V। राइट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, हम बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? कैपिटल M से आप इसको बेटा डिनोट करते हो, और ये कहता है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे हम वेट की बात नहीं करें, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन 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 ही है, यहां पर लीटर में लेंगे आप सॉल्यूशन को। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको नहीं पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो आप क्या करोगे? N इज इक्वल टू W/, मोलर मास होता है, फॉर्मूले में यहां मोलर मास पुट कर दोगे और वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। अच्छा, जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो लीटर में है, लेकिन ये जो W है वो किसका है बेटा? ग्राम में है, सॉल्यूट का। मोलर मास भी किसका लोगे? सॉल्यूट का लोगे, ये याद रखेंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हो वो किसके ले रहे हो? सॉल्यूट के ले रहे हो। क्या होती है इसकी डेफिनेशन?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी. फिफ्थ, मोलैलिटी. मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से शो करते हैं और ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अब तक के हमने जितने फॉर्मूले लिखे, पहली बार डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आया और आखिरी बार ही आया. केवल और केवल मोलैलिटी में, मैंने यहां पर पहले ही बता दिया था, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है किलोग्राम में, बाकी सब जगह बेटा आपको सॉल्यूशन ही लेना है डिनोमिनेटर में. फिर वहीं पे वही बात आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के तो W अपॉन मोलर मास से निकाल सकते हैं और जो वेट है किलोग्राम में है. ये आप जानते हैं कि अगर वेट सॉल्वेंट का ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, देखो नाम से समझ में आ रहा, मोल निकालना है. फ्रैक्शन में कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, सॉल्यूट के मोल का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के मोल का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को हम काई से शो करते हैं. मान लो कि मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है. मैम ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. हम यहाँ पे एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और हम पूरे अपने क्लास 12th में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग में बता रही हूँ बाइनरी सॉल्यूशन ही हम हर जगह यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी लॉ पढ़ें, राइट. तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम कह रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है, अब यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन है तो मैंने कहा कि एक कंपोनेंट मेरे पास सॉल्यूट है और दूसरा मेरे पास सॉल्वेंट है. सॉल्यूट को मैंने A मान लिया मान लो और सॉल्वेंट को मैंने B मान लिया. अब मोल फ्रैक्शन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल फ्रैक्शन, टोटल पार्ट, टोटल सॉल्यूशन, ठीक है, राइट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन के अंदर कितना फ्रैक्शन, कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है और कितने मोल सॉल्वेंट के प्रेजेंट है, ये हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन से. तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल मोल्स. टोटल मोल्स में कौन कौन होगा, सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, राइट. N की जगह W अपॉन M रख लेते हैं, उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है. उसके बाद ऐसे ही मुझे निकालना है सॉल्वेंट का, तो ये हो जाएगा NB अपॉन टोटल सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, राइट. क्योंकि ये फ्रैक्शन में आते है वैल्यू तो XA और XB बेटा 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता दोनों का टोटल. अगर आपने XA निकाल लिया तो 1 में से माइनस करके आप XB निकाल लोगे. फ्रैक्शन है 1 में से ही तो आएगा वैल्यू, 1 से कम ही आएगी वैल्यू. अगर 1 से ज्यादा आ रही है, क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया है. दिस इज द मोल फ्रैक्शन. अगला हमारा फॉर्मूला है नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी क्या होती है, नॉर्मैलिटी देखो, मोलैरिटी में आप कहते हो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर कहते हो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट. बाकी सब कहानी सेम, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन रहेगा, बार बार कह रही हूं, नॉर्मैलिटी को N से शो करते हैं, नॉर्मैलिटी को N से शो करते हैं. अच्छा, मोलैरिटी का अगर आपसे पूछ लेगा कि क्या होगी यूनिट, आपको पता है मोल को, तो मोल तो आपकी फंडामेंटल यूनिट है, N को मोल से, मोल अपॉन लीटर. यहां पे क्या होगी, मोल अपॉन किलोग्राम. मोल फ्रैक्शन की क्या होगी, कुछ नहीं होगी, मोल और मोल कट जाएंगे, ठीक है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. यहां पर क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर. दिस इज द ओके, समझ आ गया, नॉर्मैलिटी समझ आ गई. अब हमारा एक बचा है लास्ट, पीपीएम. व्हाट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं इसको, पार्ट्स पर मिलियन. 1 मिलियन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन जो निकालना है उस कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6. इसे कहते हैं पीपीएम. पीपीएम कहां पे यूज किया जाता है, जहां पर आपको कोई ट्रेसेस में अमाउंट प्रेजेंट हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो, जैसे कि फ्लोराइड,
पेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है तो पीपीएम में प्रेजेंट होता है, ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है। वाटर के अंदर क्लोराइड कंटेंट कितना है ना, वो ट्रेसेस में निकाला जाता है, पीपीएम में निकाला जाता है। तो ये होगी, हमने बात कर ली, हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने की टर्म्स होती है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो मैंने टर्म्स बताई हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो मास पर डिपेंड कर रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही हैं। मास पर कौन कौन सी डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन जो होती है मास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, मोलैलिटी मास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, W/W मास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो जो ये मास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, और जो वॉल्यूम वाली क्वांटिटी होती है जिनमें आप सब में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हो, 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 सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम ले रहे हो यहाँ पर भी, तो ये क्या होंगी, सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो मोलैलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी टेक्निक मानी जाती है कॉन्सेंट्रेशन निकालने की कंपैरेटिव टू मोलैरिटी। तो ये हमने बात की यहाँ पर सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक आता है, हमने पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर ली, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, आता है हमारा हेनरीज लॉ। इसमें फिर हम आगे क्या पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। हेनरी लॉ क्या बताता है, हेनरी लॉ बताता है हमें कि किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर गैस के को हम कैसे डिसॉल्व करेंगे। तो ये कहता है डिसॉल्यूशन ऑफ गैस की बात करता है। पहली बात हमने क्या की, ये डिसॉल्यूशन ऑफ गैस की बात करता है, राइट। ये कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, ये इस सॉल्यूशन की बात कर रहा है। यहां पर सॉल्यूट गैस है हमारा और जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड है, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। कोई यहां पर लिक्विड प्रेजेंट है, यहां पर गैस प्रेजेंट है, ठीक है, और इसको आपने बंद कर दिया, क्योंकि अगर बंद नहीं करोगे तो गैस तो बाहर निकल जाएगी। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं इस लिक्विड के सरफेस पर बेटा एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और इनका कुछ अमाउंट इस गैस का इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। वो जो अमाउंट है उसके मोल फ्रैक्शन को हम x कह रहे हैं, और जो ये प्रेशर लग रहा है इसको हम कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू x, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगेगा उतना ही ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर बढ़ती जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया जिसको हमने कहा हेनरी कांस्टेंट, वेयर KH इज अ हेनरी कांस्टेंट। जो ये हेनरी कांस्टेंट होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ये हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, लिक्विड की नेचर पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है राउल्स लॉ। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ हमें क्या बताता है, राउल्स लॉ कहता है कि डिसॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड और डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, ठीक है, ये दो जगह लगा सकते हैं हम कि सॉल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा हो या फिर लिक्विड, दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो रहे हो। यहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी को नहीं बताता है ना, सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है या लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर ये कहानी आती है कि आप एक टर्म पढ़ते हो कि ये जो लिक्विड है ये वोलेटाइल है या नहीं है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि आप कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं या कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपोराइज हो जाते हैं, उसे कहते हैं वोलेटाइल नेचर, राइट। अगर दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं, यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है और अगर ये वोलेटाइल है और टेम्परेचर बढ़ता है तो इनके मॉलिक्यूल वेपोराइज होंगे। ये मॉलिक्यूल जब वेपोराइज होंगे और अगर मैंने इसको ढक दिया, मैंने इसको बंद किया हुआ है, मेरा सिस्टम ये क्लोज है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेंगे इसकी सरफेस पर, जिसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। क्या क्रिएट करेंगे, एक वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो जो ये वेपर प्रेशर होगा बेटा वो प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट की वेपर बन रही है, जिस कंपोनेंट की वेपर बन रही है वही वेपर प्रेशर लगा रहा है,
तो वो वेपर में भी प्रेजेंट है और यहां पर भी प्रेजेंट है। तो ये जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहां आ जाएगा प्योर लिक्विड का, ये सॉल्यूशन का है बेटा, ये सॉल्यूशन का है। आपने क्या किया, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया, उसके वेपर प्रेशर की बात हो रही है। और ये प्योर सॉल्वेंट का है। P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। देखो हेनरी जो हेनरी लॉ होता है वो एक तरीके से जो, या फिर जो आप कह लें राउट्स लॉ होता है, हेनरी लॉ का ही मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर ये जो P है ये इसको P को रिजेंबल करता है, X को रिजेंबल करता है, और जो KH है जो हेनरी कांस्टेंट है वो P नॉट के बराबर होता है, P नॉट को रिजेंबल करता है। अब अगर यहाँ पर मैंने दो लिक्विड मिलाए थे और दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं तो दोनों की वेपर बनेगी। और अगर मैं एक को A कहूं तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, XA इंटू पी नॉट ए, और PB इज इक्वल टू हो क्या हो जाएगा, XB इंटू पी नॉट बी। क्लियर है? अब ये दोनों की जब वेपर बनेंगी तो दोनों लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, दोनों का प्रेशर लगेगा। अगर इनमें से एक वोलेटाइल हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, मान लो मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक लिक्विड के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तो वेपर नहीं बनेगी, केवल किसकी बनेगी, वोलेटाइल सॉल्वेंट की बनेगी। तो क्या हो जाएगा, केवल एक की वजह से वहां पर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, दूसरे को कंसीडर नहीं करोगे। टोटल प्रेशर मान लो A मेरा वोलेटाइल सॉल्वेंट है और PB मेरा क्या है, 0 है, क्योंकि इसकी वजह से तो कोई प्रेशर नहीं आ रहा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PA हो जाएगा। और अगर दोनों ही वोलेटाइल हैं तो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसका टोटल एक फॉर्मूला निकालूं, कैसे निकालूं, मैं ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूं यहां पे, PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, PA नॉट, सॉरी X2 PA नॉट माइनस PB नॉट, ये कर देते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये बनेगा हमारा एक फॉर्मूला, राइट। ये टोटल कहां से आया फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, PA और PB की वैल्यू पता है, रख दो। अब क्या किया है, XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से XA प्लस XB, सॉरी काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1, यहां पर ये वैल्यू पुट करके हम ये वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं, राइट। अच्छा एक बात और, ये तो हमने कहा कि ये जो मोल फ्रैक्शन हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये X है ये मोल फ्रैक्शन क्या है, ये लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसका कुछ अमाउंट वेपर में भी तो प्रेजेंट है। अगर वेपर वाले अमाउंट का निकालने के लिए आ गया आपको मोल फ्रैक्शन तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है बेटा P इज इक्वल टू Y1P टोटल। Y क्या है यहां पर, Y क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर प्रेशर, सॉरी इन वेपर, ठीक है। इट इज अ मोल फ्रैक्शन इन वेपर, इट इज अ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, राइट। यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है, ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है, इसको तो मैंने XA और XB से डिनोट किया है। जो ऊपर मोल फ्रैक्शन है इसको हम YA और YB से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ A कर लो, इसको PA कर लो, ठीक है। PB अगर दोनों वोलेटाइल है तो PB इज इक्वल टू YB इंटू P टोटल हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये खत्म हो गया यहां तक हमारा राउट्स लॉ। उसके बाद हम करेंगे डेविएशन की बात, जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट। एक होता है हमारे आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। राउट्स लॉ क्या कहता है कि जो सॉल्यूशन का जो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। PAXA प्लस PBXB ऐसा कहा था इसने, PA नॉट XB ऐसा कहा था इसने, ठीक है। राउट ने भी हमने 1 मिनट पहले पढ़ा, क्या कहा था, जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, ईच कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्लस जो प्योर सॉल्वेंट है, जो प्योर पार्ट है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है, ठीक है। PT इज इक्वल टू PA प्लस PB लिखा था हमने, तो वहां से ये आया था हमारा एक्सप्रेशन।
तो जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जब हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, अगर उन लिक्विड्स को मिलाने पर उनके साथ ये वाली चीज को वो प्रूव करें तो वो आइडियल है। अगर वो डेल्टा एच मिक्सिंग की जो एंथैल्पी है वो उनकी 0 हो, ठीक है, मिलाने पर कोई एंथैल्पी में चेंज ना हो, तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अगर दोनों लिक्विड को मिलाने पर कोई वॉल्यूम में चेंज ना हो तो उनको भी हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन दोनों तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल आप देख लेंगे, वो होते हैं जैसे बेंजीन और टॉलिन को अगर आप मिक्स कर दो तो दे बिहेव लाइक अ आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टॉलिन एग्जाम्पल हो सकता है। सेम नेचर वाले जो दो लिक्विड अगर आप मिला रहे हो, क्लोरोइथेन में ब्रोमोइथेन मिला दो, इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब उस केस में PS इज नॉट इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, राइट। वहां पर डेल्टा V मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इन केस में, इस केस में जो ये कंडीशन शो करते हैं उन सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें एक होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ के लिए, और दूसरे होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, राइट। अच्छा, ये जो मैंने आपको तीन कंडीशन बताई है, एक तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होती है और डेल्टा V मिक्सिंग 0 होती है। इसी के साथ एक और चीज होती है, जब आपने दो लिक्विड को मिलाया, मान लो मैंने लिक्विड A को लिक्विड B में मिलाया, तो लिक्विड A के अंदर लिक्विड A के पार्टिकल होंगे और लिक्विड B के अंदर B के पार्टिकल होंगे। इन दोनों की जो नेचर है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जो इंटरेक्शन है, और BB के बीच में भी इंटरेक्शन है। जब आपने A को B में मिलाया तो A और B के बीच में एक नया इंटरेक्शन कायम हो गया, एक नया इंटरेक्शन बन गया, फॉर्म हो गया। तो अगर AA इंटरेक्शन, जैसा AA के बीच में इंटरेक्शन है, जैसा BB के बीच में इंटरेक्शन है, उसी पावर का, उसी नेचर का, उतने ही स्ट्रेंथ का इंटरेक्शन अगर A और B के बीच में हो जाता है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करे, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वहां पर PS इज इक्वल टू ग्रेटर देन P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी होगा। क्यों होता है ऐसा? ये इंटरेक्शन पर ही डिपेंड करता है। अभी मैं इंटरेक्शन की बात करती हूँ। अब यहां पर क्या होगा, जो AA में और जो BB में इंटरेक्शन है बेटा, AA और BB के बीच में जो पावर है, AA और BB के बीच में जो इंटरेक्शन है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए AB के इंटरेक्शन से, कहने का मतलब है कि AA के बीच में जो स्ट्रेंथ है, AA के बीच में एक दूसरे के साथ जो वो बंधे हुए हैं, जिस बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ऐसे ही BB भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड से बंधे हुए हैं। जब आपने A और B को मिलाया तो A और B के बीच का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना प्योर फॉर्म का बॉन्ड था। क्लियर हुई बात? प्योर फॉर्म का बॉन्ड जो था, आपस में जो इंटरेक्शन था वो ज्यादा था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कंपैरेटिव टू सॉल्यूशन। तो जब ये स्ट्रॉन्ग था और जब हमने सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करके बनाया तो उनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा नहीं रहा। इंटरेक्शन ज्यादा नहीं रहा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को बांध कर नहीं रखेंगे। जैसे ही आप हीट करेंगे तो उनकी ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा वेपर बनेंगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, और इसीलिए इनका जो वेपर प्रेशर होगा, जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर के सम से ज्यादा होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया इंटरेक्शन से, राइट। अब जब इनका इंटरेक्शन बाद में, जो इनकी जो बॉन्डिंग है सॉल्यूशन के अंदर, जो A और B की जो आपस में बॉन्डिंग है वो क्या है, कम है, कम बॉन्डिंग है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव होती है, यानी कि एंडोथर्मिक होती है। और डेल्टा V मिक्सिंग बेटा
ग्रेटर देन 0 होता है। याद कैसे रखेंगे? पॉजिटिव डेविएशन है, सब कुछ ग्रेटर देन है, सब कुछ ग्रेटर देन है, सब कुछ ग्रेटर देन है, सब कुछ ग्रेटर है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ लेस देन होगा। समझते हैं इसको। PS इज लेस देन PA नॉट XA प्लस PA नॉट XB। यहां पर जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो कम होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर के सम के, ठीक है। आइडियल में इक्वल होता है, पॉजिटिव में ज्यादा होता है और नेगेटिव में कम होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब मैंने AA को मिलाया BB के अंदर, जब AA को मिलाया BB के अंदर, तो AA में जो इंटरेक्शन था और BB में जो इंटरेक्शन था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब A और A के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी, B और B के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैंने A को B में मिला दिया तो उन दोनों की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई, उनकी इंटरमिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई, दोनों पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल साथ चिपक गए। अब जब वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं तो आपको उसे हीट करने पर जो आप उस चाहते हो कि उसकी प्रेशर बने, तो वो प्रेशर कुछ कम बने गए, है ना। वेपर प्रेशर कम बनेगी, वहां पर वेपर्स कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसीलिए ये क्या करेंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, जब बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, जब स्टेबल इंटरेक्शन होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, तो डेल्टा H या इस केस में क्या होगा बेटा? डेल्टा H नेगेटिव होगा, डेल्टा H लेस देन 0 होगा और डेल्टा V मिक्सचर भी यहाँ लेस देन 0 होगा। याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देख लो एक दो। इसमें इथाइल अल्कोहल में अगर एसीटोन मिला दो, इथाइल अल्कोहल में एसीटोन मिला दो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, राइट। और अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो यहां पर एसीटोन के अंदर अगर क्लोरोफॉर्म मिला दिया जाए तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, राइट। यहां तक समझ आ गया। अब हम बात करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल। अब हम बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या होता है? अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अगर आपको आइडियल नॉन आइडियल समझ में आ गया तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर आपको क्या याद रखना है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो दोनों मिक्सचर ना, जैसे मान लो एक लिक्विड है A, एक लिक्विड है B, A का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, A का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैंने कह दिया 100 है। B का भी कोई बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने कहा ये 130 है। जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो A का अपना बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, B का अपना कोई बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है। इन दोनों के मिक्सचर से जो AB बनेगा इसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लो वो आया 140, तो ये इन दोनों के इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आया, है ना, या फिर ये आया 91, इन दोनों इंडिविजुअल के बॉइलिंग पॉइंट से कम आया, राइट। तो इस तरह से जब आप दो लिक्विड को मिलाते हो, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा आए, उसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अगर कम आए तो उसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, राइट। समझ आ गया? ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। इनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मिक्सचर का क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको भी अभी समझेंगे हम कि कैसे बनाते हैं ये। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले, नेगेटिव डेविएशन वाले उल्टा है, मतलब डेविएशन नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है? मैक्सिमम बॉइलिंग बना रहे हैं। मिनिमम बॉइलिंग वाले शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। कैसे? देखो यहां पर नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ था? इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर्स बनेगी, वेपर प्रेशर हाई टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, लाइक इन दिस केस, ठीक है।
इस केस में क्या होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करते हैं। यहां पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन बनता है उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाया, वो वेपर्स ज्यादा बनी, अच्छा वेपर प्रेशर आ गया, कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही अच्छा वो हो गया, अच्छा वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पर ही आ गया, तो इनको कहते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, राइट। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के जो आपके एग्जाम्पल है वो है HNO3 प्लस वाटर, राइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग का है C2H5OH, एल्कोहल में पानी मिलाने वाला जो मिक्सचर है, दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर हो गया यहां तक मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी बेटा। सॉल्यूशन वाला चैप्टर फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, आपको सारा समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। अगली है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगली है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगला है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हम अननोन सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बाइनरी सॉल्यूशन के केस में निकाली जाती है। और एक और पॉइंट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उन सॉल्यूशन के हम मेजर करते हैं जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हम निकालते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। RLVP का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वहां पे ऑप्शन में वेपर प्रेशर भी होगा, वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी दे सकता है, दैट इज नॉट द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। RLVP क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाला, देखो समझते हैं इसको, यहां पर है एक सॉल्वेंट है कोई, ठीक है, इट इज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसको हम हीट करेंगे, इसकी ढेर सारी वेपर्स बनेगी, इसकी बनेगी ढेर सारी वेपर्स, और ये जो वेपर्स हैं वो क्या करेंगी? वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगी। यहां पर क्या करेंगी? वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगी। अब आपने क्या किया, यहां पर डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पे पड़ा हुआ है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा हुआ है, इसे हम दूसरे कलर से बनाते हैं। और बीच बीच में जो पार्टिकल हैं वो वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल आ गए। अब ये जो पार्टिकल हैं, ये तो हमारे जो हैं सारे का सारा जो वेपर प्रेशर है, ये इस लिक्विड का आ रहा है सारा का सारा प्रेशर, ठीक है। अब बीच बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए, तो पहले जो सॉल्वेंट था, जो प्योर सॉल्वेंट था, उसकी जितनी वेपर्स बन रही थी आराम से, जब बीच में ये सॉल्यूट पार्टिकल आ गए तो ये इन पार्टिकल को इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देंगे। बीच में आ गए ना, रास्ता रोक रहे हैं, तो जितनी वेपर प्रेशर, जितनी वेपर्स पहले बन रही थी अब कुछ कम बन रही हैं, तो वेपर प्रेशर भी कम क्रिएट हो रहा है। इसीलिए जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम था, तो ये हमने क्या निकाला? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS, और जब इसको P0 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहीं पे मैं, एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मैंने यहीं पर I को लगा दिया है। I क्या है? यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर है जिसकी हम आगे बात करेंगे। फिर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है डेल्टा TB, डेल्टा TB मतलब डिफरेंस कितना आ गया, कितना एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट? भाई अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट था, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट था, T0B था, है ना, प्योर को हम नॉट लगा रहे हैं प्योर में, इसका बॉइलिंग पॉइंट T0B था। लेकिन जब मैंने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया तो अब प्रेशर, वेपर्स कम बनी, वेपर प्रेशर भी कम बना, वेपर प्रेशर कम बना तो बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने के लिए टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो
TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू होगा डेल्टा TB, राइट। इलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का, तो इलिवेशन हुआ है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, तो इसको डेल्टा TB कह रहे हैं, I इंटू KBM, सॉरी I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। KB क्या है यहाँ पर, KB एक कांस्टेंट है, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करता है, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई होगी। आगे हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर बेटा मोलैलिटी ले रहे हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। KF जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करता है, एग्जाम में दिया हुआ होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसका फॉर्मूला, इसको हम पाई से शो करते हैं। आई क्यों लगा रही हूँ, आई हर बार इसलिए लगा रही हूँ, ये वांट ऑफ फैक्टर है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। अगर वांट ऑफ फैक्टर नहीं लगाना है, आई की वैल्यू अगर 1 है तो आपका सिंपल हो जाएगा फॉर्मूला, और अगर आई की कोई वैल्यू आएगी तो वो आप पुट करोगे। आई इज इक्वल टू CRT, वेयर C इज अ मोलैरिटी, R इज अ गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 0.0821। बेटा 0.0821 लेंगे, यहाँ पर 8.314 नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों लेते हैं 0.0821, सब कुछ मैं आपको एक मेरा शॉर्ट है उसमें समझा चुकी हूँ, यहाँ पे भी फिर भी बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो मोलैरिटी है वो आप लीटर में ले रहे हो, है ना, यहाँ पर लीटर में ले रहे हैं हम, और ये जो पाई है ये क्या है, प्रेशर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में होगी इसकी वैल्यू। तो जब ATM लीटर में चीजें होती हैं तो 0.0821 लेते हैं, जब जूल में होती हैं चीजें तब आप किस में लेते हो, तब 8.314 में लेते हो। टेम्परेचर केल्विन में होगा टेम्परेचर, तो ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू ICRT। दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारा जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर की, और अब हमारा चैप्टर होने वाला है ये खत्म, वांट ऑफ फैक्टर। देखो, जब हमने कहा कि हम कुछ भी, कोई भी सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ये NaCl है, तो खाली ये NaCl नहीं रहेगा, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, है ना। अगर ये एसिटिक एसिड है तो जो ये एसिटिक एसिड होता है इसका हो जाता है बेटा एसोसिएशन, इसका हो जाता है डिसोसिएशन। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाता है, इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी होती है वो ना चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो उसी को हम कंसीडर करने के लिए एक आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। इस आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिसोसिएट होगा। आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट होगा। आई की वैल्यू बेटा 1 होगी अगर आपका जो आप उसके अंदर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, अगर आप उसके अंदर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालोगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपने उसके अंदर यूरिया डाल दिया, अगर आपके अंदर सुक्रोज डाल दिया, उसके अंदर आपने उसके अंदर ग्लूकोज डाल दिया, तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, ये पानी में डालने पर नहीं टूटते। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालने पर टूट जाते हैं, तो उनके केस में आपको आई को कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ये जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हुए ये जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, आपकी जो एक्यूरेटली आने नहीं देती मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिलता है। तो हमें सही मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आई यूज करना पड़ता है, और इस आई की वैल्यू हम अपनी सारे फॉर्मूले में पुट करते हैं। अच्छा, आई को जब हम निकालते हैं तो एक चीज और, यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिख लें, 1 + n-1 अल्फा, अभी बताऊंगी, और आई इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फा। ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब डिसोसिएशन हो रहा हो, जब डिसोसिएशन हो रहा हो, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एसोसिएशन हो रहा हो, आई की वैल्यू निकालने के लिए। कब, जैसे मान लो आपको अल्फा दे रखा है, अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एन क्या है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बनेंगे, जैसे NaCl में एन की वैल्यू क्या आएगी,
2 आएगी, राइट? क्लियर हो गई? यहां पर n की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये आपने 1 लिया तो ये हाफ आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी? हाफ, 2 जुड़ गए ना। अगर 2 ले रहे हो तो क्या आएगी? n की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। तो यहां पर आपको n की वैल्यू रखनी है जो कि इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट पर चेंज होगी, और इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दे रखी है, n तो आप निकाल ही लेंगे इलेक्ट्रोलाइट को देखकर, है ना। अगर आपके पास मान लो BaSO4 है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? बेरियम +2 + 2 SO4 -2, 2 होगी। इसके लिए भी वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, i की वैल्यू आ जाएगी। अब इस i की वैल्यू को इन फॉर्मूले में पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? समझ में आ गई ये चीज? यहाँ पे हम 2 चीजें और अभी बात करने वाले हैं, और वो क्या होंगी? वो हम बात करेंगे कि जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सबसे अच्छी होती है। बेटा जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपकी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ज्यादा अच्छी टेक्निक मानी जाती है मोलर मास निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये रूम टेम्परेचर पर होती है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन में घटता है, तो एक तो यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा यहाँ पर हम मोलैरिटी यूज करते हैं, राइट? टेम्परेचर रूम होता है, मोलैरिटी यूज करते हैं। और तीसरी बात, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका हम इस तरीके से, ऑस्मोटिक प्रेशर के तरीके से आसानी से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर उनकी नेचर चेंज हो जाती है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जो अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और अभी बतानी है मुझे, एक पॉइंट और रह गया, वो हो गया आपका RO, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, जल्दी से आपको यहाँ पर ऑस्मोसिस बता देते हैं। ये हमारी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर है हमारा सॉल्वेंट, और इधर है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होती है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये नेचर में भी प्रेजेंट होती है, जैसे जो पिकअप ब्लैडर होता है, जो पार्चमेंट पेपर है, ये सब क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। लेकिन आर्टिफिशियल भी बनाई जाती है, जैसे सेलुलोज एसीटेट है ना, सेलोफेन, दीज आर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, इससे केवल सॉल्वेंट के कुछ स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल ही पास होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ चलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के साइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, या आप कह लो कि सॉल्वेंट की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलेगा, राइट। तो अगर आप सॉल्वेंट की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हो, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो क्यों? अगर आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ अगर एक और एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया जाए, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ एक और प्रेशर लगा दिया, जिसको हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बात हुई ऑस्मोसिस की। लेकिन अगर मैं एक और, इससे भी ज्यादा, एक और, इस पाई से भी ज्यादा एक और प्रेशर लगा दूं एक्सटर्नल, तो क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर जो थोड़े बहुत सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, वो भी इस साइड जाने लगेंगे, क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाने लगेंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। और यहां पर हमको क्या मिल जाएगा? इस वाले सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी? एक तरीके से प्योरिफिकेशन हो जाएगी। इसे ही कहते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, या रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया। ऑस्मोसिस क्या था? सॉल्वेंट के अंदर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे थे। रिवर्स क्या हो गया? अब सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वापस सॉल्वेंट के अंदर जा रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया फटाफट। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी,
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए हम पढ़ते हैं इसमें सेल, बैटरीज। जो ये सेल होते हैं बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। कोई भी सेल जो होता है वो बनता है इलेक्ट्रोड से और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भर दिया जाए। ये जो इलेक्ट्रोड है ये इसमें से एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और आपको याद रखना है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होता है। याद रखेंगे बेटा, कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, वहां पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, हमेशा यही होता है। और सेल के अंदर हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस चलती रहती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या डेनियल सेल भी हम इसे कहते हैं, इसका जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो है आपका जिंक कॉपर सेल या गैल्वेनिक सेल, राइट। मैं फटाफट आपको इस सेल की इक्वेशन लिखनी, रिएक्शन लिखनी सिखा देती हूँ, है ना, फिर हम आगे चलेंगे। जिंक जो कॉपर सेल है इसके अंदर हम क्या करते हैं? जिंक को, एक जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं हम और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, राइट। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ड रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देते हैं, यहां पर लगा देते हैं एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर, राइट। तो ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये डिप रहता है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड रहता है, और यहाँ पर लगा होता है एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसको हमने अगर अगर के साथ मिक्स करके भर दिया है और कॉटन वूल से प्लग कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इसके अंदर जो कैथोड है, जो हमारा जिंक है वो कैथोड बना रहा है, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जो कॉपर है उस पर रिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा। इनर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम इस सॉल्ट ब्रिज को लगाते हैं, ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है और सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। बेटा ये फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के, याद रखेंगे। अब अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें कि यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो एक ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन वाले जो चैम्बर है इसमें, उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, और रिडक्शन वाले चैम्बर में रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है, राइट। तो ऑक्सीडेशन होगा जिंक पर, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा जिंक +2 में एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल जाएंगे। और कॉपर +2 एक्वस, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहां पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो ये इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। हमने दोनों रिएक्शन लिख दी। अगर मुझसे नेट सेल रिएक्शन पूछ ले, सेल रिएक्शन पूछ ले, मैंने अभी क्या लिखी है? हाफ रिएक्शन लिखी है। पूरी रिएक्शन लिखेंगे तो दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, आ क्या जाएगा? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। क्या हो रहा है यहाँ पे? जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। जो ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे छोटा होगा, क्योंकि ये जिंक +2 में कन्वर्ट होकर यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ रहा है। और जो ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग जमने लगेगी, क्योंकि कॉपर +2 यहाँ से सॉल्यूशन में से रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? नेट सेल रिएक्शन लिखनी आपने सीख ली। आप अगर सेल रिप्रेजेंटेशन देखो, यहां से ये 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे यहाँ पर पूछ लेगा इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जब आप इलेक्ट्रॉन को ना कैंसिल करते हो ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हो वो n होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड n। ये हमें पता चल गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। याद रखेंगे जो रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे ना, फाइनल रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले एक चीज बता देती हूँ, लोन, ये आपने पढ़ा होगा, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है। बेटा इस चैप्टर की टोटल फुल जो वीडियो है, जो 1 शॉट है, वो मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, अपलोडेड है। आप वहां जाकर पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो लोन का मतलब होता है L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन,
A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। तो एनोड क्या होता है हमारा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन बार बार कह रही हूं कि काम वही रहेगा, कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो लेफ्ट साइड पर आपने क्या रखना है? लेफ्ट साइड पर आपने एनोड को रखना है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और जिस पर की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। चलिए सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे करेंगे। कोई भी आपको रिएक्शन दे दे और आपसे कहे कि आप सेल को रिप्रेजेंट करिए, तो हमने क्या करना है? लेफ्ट साइड में एनोड को रखना है, राइट साइड में कैथोड को रखना है। क्या हुआ है यहां पर? जिंक सॉलिड जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, दोनों कंपार्टमेंट को हमने सेल ये जो सॉल्ट ब्रिज है इससे सेपरेट किया है, तो ये जो दो मैंने स्लैश लगाई हैं ये सॉल्ट ब्रिज को शो करते हैं। बाद की रिएक्शन में क्या हुआ है? कॉपर +2 कन्वर्ट हुआ है कॉपर में। ये जो सिंगल लाइन है, ये सिंगल जो स्लैश है, ये फेस चेंज को दिखा रहा है। ये फेस चेंज को दिखा रहा है बेटा, और ये दिखा रहा है सॉल्ट ब्रिज को। फेस चेंज कैसे हो रहा है? सॉलिड से एक्वस में या एक्वस से सॉलिड में जा रहा है तो फेस चेंज हो रहा है ना, है ना। अगर फेस चेंज नहीं होगा किसी सेल में तो वहां पर आप ये स्लैश नहीं लगाएंगे, वहां कॉमा लगाएंगे। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो आप वो कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पर लिखेंगे। ये एनोड वाला पार्ट हो गया बेटा, ये कैथोड वाला पार्ट हो गया, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया, ये रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। आप यहीं पे हम बात करेंगे कि इस सेल का सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए यहां लिख देती हूं, फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया इस चैप्टर से। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पर हम क्या करेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। इसके अंदर हमने क्या लिखनी है? एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको यहां पर लिखनी होती है, आपको क्वेश्चन में दी होती है, उस वैल्यू को यहां लिखेंगे। बार बार कह रही हूं रिडक्शन पोटेंशियल यहां लिखा जाता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैम दे रखा होगा तो क्या करोगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस एसआरपी होता है बेटा। आप अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसका साइन चेंज करके इस फॉर्मूले में पुट करोगे, ई नॉट सेल आ जाएगा। ई नॉट क्यों लगाया? कई बार ई नॉट लगा होता है, कई बार नहीं लगा होता। ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हो, मैम स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन टेम्परेचर इज 273 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm, तो क्या होता है वो स्टैंडर्ड, उस स्टेज पर जब आप पोटेंशियल निकालते हो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहीं पे एक बात और, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें हाइड्रोजन बिल्कुल बीच में होता है। जब भी आपने देखी होगी हाइड्रोजन सेंटर में होता है, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड ई सेल जो होता है वो 0 होता है बेटा। इससे ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, इससे ऊपर वाले, इससे नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। टॉप पर फ्लोरीन होता है, सबसे नीचे लिथियम होता है। आपको पता है कि जो लिथियम है वो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, यानी कि इसके अच्छे से ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे वाले क्या है? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ऊपर वाले क्या है? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ना टेबल को आप देखना याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ना वहां वैल्यू दे रखी है, आपको ये नहीं दे रखा कौन कैथोड है और कौन एनोड है, आप कैसे पहचानेंगे? अगर वैल्यू नेगेटिव है एक इलेक्ट्रोड की और दूसरे की पॉजिटिव है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं एसआरपी वैल्यू की बात कर रही हूँ। ये एसआरपी वैल्यू की फॉर्म में एक टेबल बनी है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है कुछ एलिमेंट की, कुछ की नेगेटिव है और हाइड्रोजन की 0 है। अगर आपको दो आपको वो दिए हुए इलेक्ट्रोड की वैल्यू दे रखी है उनकी एसआरपी, और कहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है, तो जिसका नेगेटिव है वो एनोड बनाएगा, जिसका पॉजिटिव है वो कैथोड बनाएगा। अगला क्वेश्चन, मैम अगर दोनों नेगेटिव हुए तो? जिसका ज्यादा नेगेटिव है वो एनोड बनाएगा, जिसका कम नेगेटिव है वो कैथोड बनाएगा। मैम दोनों पॉजिटिव हुए तो तब क्या करेंगे? जो ज्यादा पॉजिटिव है वो कैथोड बनाएगा, जो कम पॉजिटिव है वो एनोड बनाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? आप ये चीज यूज करेंगे। यहीं पे एक और चीज बताती हूं आपको, सेकंड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। आपको भी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां पर हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर आपका वही 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार होगा, और
हाइड्रोजन जो उसके अंदर क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं और उसके अंदर जो एसिड डाला जाता है उसकी जो मोलैरिटी होगी बेटा वो 1 मोलर होगी, 1 m होगी। इस कंडीशन में, इन कंडीशन को ध्यान में रख के जो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब हाइड्रोजन तो गैस होती है तो उसको क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करने के लिए वहां पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि प्लेटिनम लगा दिया जाता है। प्लेटिनम क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये जो सेल है वो काम करता है। इस वाले सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है क्योंकि हमें पता है एच की वैल्यू ई नॉट की 0 होती है। तो ये एज अ कैथोड और एज अ एनोड दोनों की तरह काम कर सकता है। तो अगर आपके पास एनोड है और आप सेल बनाना चाहते हो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड साथ में जोड़ दो, सेल बन जाएगा, वो कैथोड की तरह काम करने लगेगा। अगर आपके पास कैथोड है तो आप उसके साथ SHE जोड़ दो, शी जोड़ दो और वो आपका सेल बन जाएगा। ठीक है, ये होगी शी की बात। डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल। इस अगला ही हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज कहां पे करने वाले हैं हम। अगर आपसे पूछ रहा है कि कोई भी सेल कितना यूजफुल वर्क करता है, यूजफुल वर्क डन बाय द सेल निकालना है तो बेटा आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डेल्टा G इज अ गिब्स फ्री एनर्जी, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, F इज अ फैराडे और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब, 1 फैराडे की वैल्यू। और ई नॉट सेल आपने कहां से निकाला, ये निकाला ना, ई कैथोड माइनस ई ए नॉट से यहां से निकाल लेंगे। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन एक तो ये पूछ सकता है यूजफुल वर्क डन, दूसरा क्या पूछ सकता है बेटा जो इसकी जो वैल्यू अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, ये कैलकुलेट करके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो आपका सेल होगा वो फिजिबल होगा, फिजिबल होगा या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वो जो आप सेल बना रहे हो बिल्कुल ठीक बना रहे हो। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो सेल काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पर होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा इज इक्वल टू अगर 0 होगा इसका मतलब सेल इक्विलिब्रियम पर काम कर रहा है, सेल इज एट इक्विलिब्रियम। कहानी समझ में आ गई। यहीं पर एक और फॉर्मूला बताती हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc where Kc is a equilibrium constant, R is a gas constant, T is equal to temperature। अगर ये दे रखा हो तो यहाँ से यूजफुल वर्क डन हम डेल्टा जी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, जो हर बार क्वेश्चन इस पर आता ही आता है। ई सेल इज इक्वल टू, किसी सेल का EMF निकालना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो होती है बेटे सेल की MRP वैल्यू, मतलब इतने का है ये, इस पर ये इतनी वोल्टेज दे सकता है। ई सेल क्या है, जो आपको जितने में आप उस चीज को खरीदते हो, एक पैकेट है उस पर एक MRP वैल्यू लिखी है, मान लो 10 रुपए लिखी है लेकिन दुकानदार ने आपको वो 8 रुपए में दिया, तो इसी तरह वो जो 8 रुपए है वो ई सेल है, मतलब ये इतना काम करेगा। और ई नॉट सेल क्या है, इसकी MRP वैल्यू है। फॉर्मूला होता है 0.0591 अपॉन n log Q। ये फॉर्मूला 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर काम करता है, क्योंकि यहां पर इस फॉर्मूले में मैं इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला भी लिख देती हूं, ई नॉट सेल इज इक्वल माइनस 2.303 एन आर सॉरी RT अपॉन NF log Q। ये फॉर्मूला हर एक टेम्परेचर पर काम करेगा, एट एवरी टेम्परेचर। हमने क्या किया, 2.303 F और RT इन सब को कैलकुलेट करके निकाल दिया 0.0591, जिससे कैलकुलेशन से हम बच सके। ठीक है, वेर R इज इक्वल टू 8.314, T आपका 273 केल्विन हो गया, F आपका क्या हो गया 273 नहीं सॉरी 298 केल्विन हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, F हो गया आपका 96500 कूलम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेंगे। मैम लॉग क्यू कैसे निकालेंगे, लॉग क्यू कैसे निकालेंगे बेटा, अगर लॉग क्यू निकालना है तो आपको याद करना है केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट समझाया था, बिल्कुल वही चीज है ये। देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे रिएक्शन कोशेंट निकालना है, क्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है जिंक सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर प्लस 2 एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। वहां पर हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी मान लिया जाता है, तो सॉलिड वाले पार्ट को हटा देंगे, ये काम नहीं आएगा। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन।
की रेशो कहां से पता चलेगी? नेट सेल रिएक्शन लिखोगे, यहां से पता चल जाएगी। हर एक रिएक्शन की अलग अलग वैल्यू होगी, है ना। जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे, क्यू आ जाएगा। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो रही है तो ई नॉट सेल जो होगा बेटा, जो ये ई सेल है वो जीरो हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। यहां पर रिएक्शन कोशेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। ये फॉर्मूला नंबर 6 हो गया। 6 फॉर्मूले कर लिए हमने इस चैप्टर के। पहला हमने ई सेल निकाला, फिर हमने शी की बात करी, इसके लिए ई नॉट सेल जीरो होता है। फिर हमने बात करी डेल्टा जी की, फिर हमने की डेल्टा जी में अगर केसी दे रखा हो। फिर हमने नर्स्ट इक्वेशन की बात की एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नर्स्ट इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर, है ना, एवरी टेम्परेचर पर जो ये अप्लाई हो सकती है, वो नर्स्ट इक्वेशन की बात की। फिर मैंने आपको बताया कि अगर या जो सेल है वो इक्विलिब्रियम पर है तो ये वाली जो चीज है बेटा जीरो हो जाएगी, ई सेल जीरो हो जाएगा। और ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चीज इधर चली जाएगी, 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, और क्यू हो जाएगा केसी में चेंज। केसी एट इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लगेगा। और अगर आप किसी और कंडीशन में रिएक्शन को निकाल रहे हो, किसी और स्टेज पर निकाल रहे हो, तब आप उसे क्यू कहते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पर क्यू लिख कर आ जाओ या केसी लिख कर आ जाओ। यहां तक क्लियर हो गए? यहां तक सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए? तो ये हमने बात की। अब हम बात करेंगे, अगला पोर्शन है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी स्टार्टिंग में बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या करना है हमने? पहले हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। 6 फॉर्मूले अब तक हम कर चुके थे। हमारा 7वां फॉर्मूला रेजिस्टेंस को आपको पता है, आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? आराम से कोई करंट चल रही है, उसके रास्ते में जो हर्डल्स होती हैं उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ चुके हो, है ना। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ओम इसका क्या होता है बेटा? यूनिट होती है इसकी ओम। रेजिस्टेंस के साथ ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को हम किससे शो करते हैं? रो से शो करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस रजिस्टिविटी। ठीक है, इनवर्स नहीं है, ओम मीटर आएगा, ये इधर आ जाएगा ना, रो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, जो आप कंडक्टर ले रहे हो ना उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगला हमारा जो फॉर्मूला है कंडक्टेंस। देखो, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रास्ते में रुकावट पैदा करती है। और कंडक्टेंस क्या होती है? जो कंडक्शन का काम करती है ना। बिल्कुल अपोजिट हो गई रेजिस्टिविटी के। किसी भी कंडक्टर के लिए देखो दो चीजें होती है, कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा कम होती है, और इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना। कंडक्टेंस की अगर बात करें, इसको हम जी से शो करते हैं। और हमने क्या कहा? जी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन आर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। कंडक्टर की सॉरी कंडक्शन की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। साइमन भी एक इसकी यूनिट है, और क्योंकि ये उल्टा है तो इसको मो भी कहते हैं। क्योंकि इसको हम ओम कहते हैं ना, तो इधर से पढ़ो तो मो, मो हो गई इसकी यूनिट, राइट। जिस तरह से रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी होती है, ऐसे ही कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कप्पा से शो करते हैं। ये कोई स्टाइलिश सा के होता है, मुझे ढंग से बनाना नहीं आता, कप्पा। और कप्पा क्या होगा? 1 अपॉन रो होगा। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? ओम सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, सॉरी ये भी तो इनवर्स में जाएगा। ये हो जाएगी कंडक्टिविटी। अगला फॉर्मूला आएगा यहां पर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे अब हम इस चैप्टर में। मोलर कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं लैम्डा एम से, है ना। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? कप्पा अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000। इसी तरह होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 1000। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया?
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इसकी यूनिट होती है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। याद करेंगे सबकी यूनिट, एक चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको सारे एक जगह लिख कर दे दिया, आप सारे इनको याद कर लेंगे। अगला हमारा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार से शो करते हैं। सेल कांस्टेंट को हम किससे शो करते हैं? जी स्टार से शो करते हैं, और जी स्टार इज इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन जी, और 1 अपॉन जी क्या होता है बेटा? 1 अपॉन जी क्या होगा? आर के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा कप्पा इंटू आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। यहां तक हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो 14 है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। देखिए, जब आप डाइल्यूशन करते हो और हम ग्राफ निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी में और कॉन्सेंट्रेशन में, डाइल्यूशन का मतलब है कि जब हम उसमें पानी ऐड कर रहे हैं, है ना, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, तो जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह के हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे ही आपने उसको डाला पानी के अंदर तो वो टूट जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। और जब आप डाइल्यूशन करते हो तो उसके डिसोसिएशन पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 100% डिसोसिएट हो चुका होता है। उसके आयन को मूव करने के लिए जगह ज्यादा मिल जाती है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इंटरफेरेंस कम हो जाता है। आयन का आपस में टकराते नहीं है क्योंकि जगह ज्यादा है, तो आयनिक इंटरफेरेंस कम होने से भी जो कंडक्टिविटी है वो बेटा इंक्रीज हो जाती है। तो ये डाइल्यूशन का इफेक्ट किस पर बात की हमने? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ये ग्राफ मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ये ग्राफ मिलता है। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए बेटा आपको ये ग्राफ मिलता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये वीक का ग्राफ है, आपको ग्राफ पूछता है वहां पे, और ये स्ट्रॉन्ग का ग्राफ है। देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो जब आप इसको पूरा पीछे तक लेके गए, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो आपको यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। और इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप ये जो इक्वेशन है डिबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन, इससे सॉल्व कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टिविटी, इसके आगे कंडक्टिविटी नहीं पड़ सकती, इसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, जो कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलता, कोई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको ग्राफ में देखने पर नहीं मिल रही, क्योंकि जब यहां पर आप डाइल्यूशन करते हो तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो तो टूटता ही बहुत धीरे धीरे, उसका आयनाइजेशन ही बहुत धीरे धीरे होता है। तो जब आप उसका डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दोगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रह जाएगी, तो हम उसका डेल्टा एम नॉट नहीं निकल पाएंगे, यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ग्राफ के एक्सट्रापोलेशन से। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम वहां पर यूज करेंगे कोलार्श लॉ। कोलार्श लॉ की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकालते हैं बेटा? कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कोलार्श लॉ से। तो क्या होता है कोलार्श लॉ? कोलार्श लॉ हमें ये कहता है, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 15 हो गया, 15 है फॉर्मूला। ये हमें क्या कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके जो आयन है उनकी कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। देखो, अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे। देखिए, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो एसीटेट आयन और H आयन की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। यहां पर जो ये म्यू प्लस है ये नंबर ऑफ कैटायन है, ये कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन की है, ये नंबर ऑफ एनायन है, और ये कंडक्टिविटी एनायन की है। अगर मान लो मुझे निकालना है BaCl2, तो BaCl2 की कंडक्टिविटी क्या होगी? Ba प्लस 2 Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ म्यू प्लस तो यहाँ पर 1 ही आ गया, तो कंडक्टिविटी ऑफ Ba+2 प्लस 2 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव।
इस तरह से हम निकालेंगे, ये कोलार्श लॉ होता है। तो कोलार्श लॉ से हम लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। हम इससे और क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर्मूला नंबर 16 आ गया यहां पर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन होगी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन होगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोलार्श लॉ से निकाल लोगे और इससे फिर कैलकुलेट कर लोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 17 नंबर फॉर्मूला, आप इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की जगह आप ये वैल्यू रख दो। डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है के ए की, डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है। सी लेमडा एम स्क्वायर लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम, यहां पर भी लेमडा एम नॉट आएगा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहीं से आया है। याद नहीं होगा तो ये तो आपको याद है, इसमें ये पुट करके देख लोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 17, राइट, ये फॉर्मूला नंबर 17 हो गया। तो कोलार्श लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमारा 17 फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड 2 लॉ दिए थे, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर उसे हम कैलकुलेट करेंगे W इज इक्वल टू जेड क्यू से, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। जेड क्या है? केमिकल इक्विवेलेंस है, और W क्या है? वो मास है जितना डिपॉजिट हुआ है। सेकंड है इसका, अगर हम 2, 3, 4 इलेक्ट्रोड को ऐसे सीरीज में जोड़ दें तो उन पर जो मास डिपॉजिट होगा वो डिवाइड करें हम उनके इक्विवेलेंट वेट से तो वो इक्वल होता है। W1 E1 इज इक्वल टू W2 E2 इज इक्वल टू W3 E3। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले फैराडे ने दिए थे। यहां तक हमने कर लिया फैराडेज लॉ। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। यहां तक नोट हो गया, समझ आ गया? 17 तक फॉर्मूले आ गए। अगला जो पार्ट है हमारा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। देखो NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वहां पे हम NaCl मोल्टन का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और NaCl हम करते हैं बेटा एक्वस का भी इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर रहे हो तो NaCl मोल्टन के अंदर तो एक Na आयन होगा और एक Cl नेगेटिव आयन होगा, राइट। लेकिन अगर आप कर रहे हो NaCl एक्वस का तो NaCl एक्वस के अंदर Na आयन होगा और वाटर का H पॉजिटिव आयन, Cl आयन होगा और वाटर का OH नेगेटिव आयन। तो कौन सा आयन कैथोड पर जाएगा और कौन सा आयन एनोड पर जाएगा ये भी हमें याद रखना है। तो इसके एक टेबल की फॉर्म में बना देती हूँ, आप फटाफट याद कर लेंगे। देखिए हम टेबल की फॉर्म में बनाते हैं। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड और ये हो गया हमारा जो हमारा सॉल्यूशन है। ये हो गया आपका NaCl मोल्टन और ये हो गया एक्वस। NaCl अगर आपका मोल्टन होगा तो कैथोड पर जाएगा आपका Na सोडियम सॉलिड और एनोड पर जाएगी आपकी Cl2 गैस। ठीक है, NaCl में समझ आ गया। और अगर आपका एक्वस होगा तो हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पर और इस पर जाएगी आपकी एनोड पर जाएगी आपकी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन नहीं जाएगी, Cl2 ही जाएगी, Cl2 जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगी आपकी कैथोड पर और Cl2 जाएगी एनोड पर। बच जाएगा यहाँ पर Na बच जाएगा। देखो ये तो चली गई कैथोड पर और ये चली गई एनोड पर और फिर जो NaOH है वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये तो हुई NaCl की बात। इसी तरह कॉपर सल्फेट में भी होता है। कॉपर सल्फेट का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो सॉल्यूशन का तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या इलेक्ट्रोड लिया है। इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा कि क्या कैथोड पर मिलेगा और क्या एनोड पर। कैसे? अगर आप लेते हो कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड या फिर लेते हो आप रिएक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड।
इनर्ट अगर इलेक्ट्रोड लेते हो, सिंपल कॉपर सल्फेट का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो आपको कॉपर सॉलिड मिलता है कैथोड पर और एनोड पर मिलती है आपको ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर मिलता है कॉपर सॉलिड और एनोड पर मिलती है आपको ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है तो आपको कॉपर सॉलिड मिलेगा और कॉपर +2 एक्वस मिलेगा एनोड पर। ये आप कहां देखते हो? ये आप देखते हो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्लास 10th में मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में जब कॉपर की रिफाइनिंग करी थी तो कॉपर जो आपको मिला था, जो मेटल मिली थी, वो इम्प्योर फॉर्म में थी। उसको प्योर करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। इम्प्योर वाले का आप क्या बनाते हो? एनोड बनाते हो, और प्योर वाले का कैथोड। तो वो प्योर वाले का कैथोड यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रोड आपने पहले से लगाया हुआ है और आपने इम्प्योर का एनोड बनाया हुआ है। तो वहां पे क्या होगा? जो गंदगी है वो एनोड मट के फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगी और कॉपर उस कॉपर वो एनोड वाली रॉड से निकल निकल के कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कॉपर सॉलिड की फॉर्म में कैथोड पर, और एनोड में कॉपर +2 बाहर निकलता है। क्लियर हो गया? बस आपने ये दोनों चार्ट याद कर लेने हैं। उसके बाद हम लास्ट चीज पढ़ेंगे, दैट इज बैटरीज। बैटरीज, ये फॉर्मूला नंबर 17 था, ये हमने बात करी 16, ये हमारा हो गया 17, और ये अब हमारी बात हुई 18। बैटरीज, बैटरीज दो तरह की हमारे पास, एक है आपके पास प्राइमरी और एक है आपके पास सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है? प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है आपने यूज करी, खत्म हो गई, फेंक दी। सेकेंडरी बैटरी कौन सी होती है? जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, जो चार्जेबल होती है। प्राइमरी बैटरी वन टाइम यूज होती है। प्राइमरी बैटरी में हमारे पास क्या है? जिंक Hg का सेल है, जिसे हम कहते हैं ड्राई सेल। जिंक Hg सेल, या हम इसे कहते हैं जिंक Hg सेल बोलते हैं, हम इसको जिंक Hg सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं, लेक्लांशे सेल भी बोलते हैं इसको हम लेक्लांशे सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी प्राइमरी बैटरी। इसके अंदर हम क्या करेंगे? तो सेल का नाम लिख लिया यहाँ पे, यहाँ हम ले लेते हैं कैथोड, यहाँ हम ले लेते हैं एनोड, यहाँ हम लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से हम एक चार्ट की फॉर्म में बना लेंगे और हमारे सारे याद हो जाएंगे। तो जिंक Hg सेल के अंदर जो हमारा कैथोड होता है बेटा, वो होता है एनोड और कैथोड दोनों ही यहाँ पर हमारे ग्रेफाइट होते हैं, कार्बन का बना होता है। दोनों ही क्या होता है? हमारा कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट होता है, कैथोड भी और एनोड भी। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है NH4Cl + MnO2 का मिक्सचर, राइट। और जो ये बैटरी होती है, ये कैसी बैटरी है? हमारी प्राइमरी बैटरी होती है। दूसरा है हमारा मरकरी सेल, दूसरा है हमारा मरकरी सेल, इसको बटन सेल भी कहते हैं। और इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसका यूज आता है ऑर्थोपेडिक डिवाइस में हम इसका यूज करते हैं। जिंक Hg सेल, जो ये आपका जिंक Hg सेल है ना, जो लेक्लांशे सेल है, इसका हम कहाँ यूज करते हैं? प्राइमरी सेल का इसको ड्राई सेल भी कहते हैं, इसको ड्राई सेल ही लिख लो आप, इसको ड्राई सेल ही लिख लो। इसका हम यूज कहाँ करते हैं बेटा? जो आप घड़ी के अंदर सेल डालते हो ना, क्लॉक के अंदर सेल डालते हो, टॉयज के अंदर सेल डालते हो, रिमोट की बैटरी, रिमोट के अंदर जो सेल डालते हो, वो सब ये ड्राई सेल होते हैं। मरकरी सेल यूज होते हैं ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, जो वॉच के अंदर वो जो गोल गोल से सेल होते हैं जिनको बटन सेल कहते हैं। तो ये होता है आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल के अंदर ये लो करंट डिवाइस होती है। मरकरी सेल के अंदर जो एनोड होता है वो होता है जिंक और Hg का अमेलगम, ये तो होता है आपका एनोड। और जो आपका कैथोड होता है वो होता है HgO+ कार्बन का मिक्सचर, ये आपका होता है कैथोड। और यहां पर KOH और ZnO को लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। ये हो गया आपका। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या याद करना है? एक तो इसके यूज याद करने हैं, एक ये लो वोल्टेज होता है, दूसरा इसकी फिक्स जो होती है, जो सेल पोटेंशियल होता है इसका फिक्स होता है, लगभग 1.35 के आसपास इसका सेल पोटेंशियल होता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। उसका रीजन ये है कि जब इसकी सेल रिएक्शन लिखते हो ना, तो वहां पर कोई भी आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, तो इसकी वोल्टेज पूरी लाइफ कांस्टेंट बनी रहती है, लगभग 1.35 वोल्ट के बराबर होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है। अगला हम बात, ये दोनों प्राइमरी सेल थे, प्राइमरी बैटरीज थी। अब हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करेंगे, यानी कि जो हमारी चार्जेबल बैटरीज हैं। पहली हमारी लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरी है हमारी निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम। ठीक है,
लेड स्टोरेज जो हमारी बैटरी होती है, इसके अंदर जो एनोड होता है वो लेड का बना हुआ होता है और जो कैथोड होता है वो पीबीओ का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर यहाँ H2SO4 होता है। यूज कहाँ पे करते हैं हम इसको? कार में यूज करते हैं, घरों में इन्वर्टर में यूज करते हैं, है ना। कार की जो बैटरीज हैं, मोटर व्हीकल की जो बैटरीज हैं, स्कूटर, बाइक, उन सब में लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है। निकल कैडमियम ये थोड़ी सी महंगे होते हैं, है ना, और इनकी सिर्फ आपको रिएक्शन याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। निकल कैडमियम सेल में उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेल हमारे सिलेबस में, दैट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या है? ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, NaCl वगैरह इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ना, यहाँ पर वाटर और सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर बनता है, इसे फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल सेल को अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस हैं तो इनको सरफेस प्रोवाइड करने के लिए प्लेटिनम या पैलेडियम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का। तो ये था फ्यूल सेल के बारे में। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। जल्दी से लीजिए इन टेबल का स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। जी, लास्ट चैप्टर बचा है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या बातें करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करते हैं कि हम किसी भी रिएक्शन के में जो टाइम के साथ साथ जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसे कैसे निकालेंगे। उसे निकालने की जो ब्रांच है उसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? केमिकल काइनेटिक्स कह रहे हैं। अच्छा, जो रिएक्शन होती हैं वो या तो बहुत फास्ट होती हैं, जैसे कि आयनिक रिएक्शन होती है, उनकी आप स्टडी नहीं करते हो उनकी रेट की, क्योंकि वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। या फिर जो रिएक्शन होती है जो बहुत स्लो चलती हैं, जैसे कि कोरोजन रिएक्शन जो होती है कई कई सालों में पूरी होती है, हम उसकी भी स्टडी करने का कोई फायदा नहीं होता। जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं हम केवल उन्हीं को ही स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। क्या होता है कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा होता है बेटा, और प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर हो रहा होता है। तो जब हम इसका रेट निकालते हैं हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है। माइनस क्या शो कर रहा है? ये डिसअपियर हो रहा है। माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर विद टाइम। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो कौन अपीयर हो रहा है? यहाँ पे प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी विद टाइम टी। क्लियर है ये? तो इस तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम निकालते हैं। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? हमें कोई रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, और हमें कहा इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। ROR लिखेंगे। रिएक्शन के लिए ROR कैसे लिखेंगे? जो रिएक्शन आपको दी हुई है उसमें आप हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको ध्यान में रख के रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहे हैं और अमोनिया क्या हो रही है? अपीयर हो रही है। तो माइनस आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3। हाँ जी, जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है वो ROR में डिनोमिनेटर में आता है, याद रखेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया बन रहा है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछे तो वहां स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखवा रहा है, ROR लिखवा रहा है, तो आपको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करना है और डिसअपीयरेंस के साथ माइनस और अपीयरेंस के साथ प्लस लगाना है। यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होगी? यूनिट की बात कर लें तो आपको पता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में, और अपॉन टाइम, अगर सेकंड में है या मिनट में है जो भी। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ROR। नेक्स्ट यहां पर हम लिखते हैं RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के लिए जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं हम वहां पे, तो उस रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से हम रिएक्शन का ऑर्डर भी पता करते हैं। जैसे मैं यहां पर एक रिएक्शन लिख रही हूं, स्मॉल a इज अ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्मॉल b भी स्टोकियोमेट्रिक, जो स्मॉल लेटर में है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये एक रिएक्शन और इसके लिए मुझे RLE लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ROR
इज इक्वल टू के, के इज अ रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं इसको, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और इसकी कुछ पावर है, ठीक है। ये पावर क्या होती है हमें नहीं पता, हम इसे देखकर नहीं निकाल सकते। ये जो पावर होती है ये कैलकुलेट की जाती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, कोई हम देखकर कोई एज्यूम करके नहीं लिखते। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन, जिसमें हम क्या लिख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर अब इस रिएक्शन की हमें ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। जो पावर होगी वो क्या होती है, ऑर्डर, द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है कोई 1 2 3, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, याद रखेंगे ये। अब ये जो k है, k की यूनिट कैसे निकालेंगे, k की यूनिट निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अपॉन a और b की यूनिट। मान लो ये x प्लस वाई जो आया है ये n है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो हमने निकाली थी ना बेटा, मोल पर लीटर सेकेंड, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई। ए क्या है, ए भी कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर, बी भी कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर, दोनों की हम पावर अगर जोड़ दें तो इसको मैं एन लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, इसको एन लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एन हो गया। अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, k की यूनिट मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अगर मुझे n की वैल्यू पता हो, मुझे अगर ऑर्डर पता हो रिएक्शन का, तो मैं k की यूनिट निकाल सकती हूं। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो यूनिट क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये पूरा क्या हो गया 1, तो k की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं किसी भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर मुझे दिया हो, मैं उसका क्या निकाल सकती हूँ, मैं उसके लिए k की यूनिट निकाल सकती हूँ। हर एक अलग रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर अलग अलग है उसके लिए k की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो ये nth ऑर्डर की हमने k की वैल्यू निकालने की, k की यूनिट निकालने की रिएक्शन लिखी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी की। मॉलिक्यूलैरिटी जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, ए ने बी के साथ रिएक्ट किया, सी बना दिया, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स, जो वेरियस स्टेप में रिएक्शन होती है, जो वेरियस स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है, जैसे ए ने एफ से रिएक्ट करके आर बनाया, आर ने बी से रिएक्ट करके डी बनाया, डी ने ई से रिएक्ट करके सी बनाया, फाइनली सी यहां बना, फाइनली सी यहां बना। इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं कर पाते। यहां पर ऑर्डर निकालने के लिए हमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप देखना पड़ता है, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, उस स्टेप को देखकर हम क्या करते हैं, हम उस वाले स्टेप से निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। वन स्टेप रिएक्शन में जो इसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही मॉलिक्यूलरिटी होती है इस रिएक्शन की। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती भाई। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल आपस में टकराकर ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर जीरो होगी तो फिर प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो या फ्रैक्शन में नहीं होती है, लेकिन जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है। ये बात हुई मॉलिक्यूलरिटी की। यहां पर हमेशा याद रखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी, नॉट मोर देन 3। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब हुआ,
भाई जो रिएक्शन है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी रिएक्शन अपने रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो यहां पर जो जब आर पी में कन्वर्ट हुआ, तो अगर मैं इसके लिए लिखूं आर एल ई, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 0 पावर, यानी कि आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जीरो ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता। इसे कहते हैं हम जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन, जीरो ऑर्डर का रेट लॉ एक्सप्रेशन। आर ओ आर को हम डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में बता दिया था, ये देखो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के आर नॉट। ये आर नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर ये 0 है ना, इसकी वैल्यू ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। और इसका बेटा अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो यहां पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी, R इज इक्वल टू आर नॉट के टी प्लस के टी। दिस इज द इक्वेशन। R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस के टी। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन किसके लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन है। और इससे हम निकालेंगे 3 ग्राफ। हम 3 ग्राफ यहां पे याद रखेंगे जीरो ऑर्डर के केस में। उससे पहले मैं एक हाफ लाइफ पीरियड का भी फॉर्मूला बता दूं। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ होता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड की कोई रिएक्शन आधी रह जाए जितने टाइम में, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। या फिर आप कह लो कि रिएक्टेंट का 50% डिसोसिएट हो जाए, 50% यूज हो जाए, उसे हम टी हाफ कहते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू होती है आर नॉट अपॉन 2k। आर नॉट का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इससे कंफ्यूज नहीं हो गई, ये आर की पावर 0 थी, ये जीरो ऑर्डर था, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा आर पे, है ना। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये टी हाफ की। तो यहां पर हम 3 ग्राफ याद करेंगे इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक होता है आपका रेट और टाइम के बीच में ग्राफ, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ। एक होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ। और एक होता है टी हाफ, सॉरी, हाँ, टी हाफ और आर नॉट के बीच में ग्राफ। तो रेट, जो रिएक्शन का रेट है, जो टाइम और रेट में कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वो जो टाइम पर तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि आर पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही। आर पर डिपेंड नहीं कर रही तो यहां तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। लेकिन आर और टी के बीच में जब आप ग्राफ निकालते हो तो ये इस इक्वेशन से आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। स्लोप क्या देगा यहाँ पर? माइनस के दे रहा है, ठीक है। टी हाफ और आर नॉट की अगर आप निकालते हो तो ये ग्राफ आता है। और यहां पर स्लोप क्या आता है? 1/2 के स्लोप आता है, ये स्लोप है। ये तीनों ग्राफ याद रखेंगे इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 8th है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो रेट होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो आर ओ आर है वो किस पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा आर पर। इनिशियल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। देखो इसकी पावर 1 है ना, तो ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जब इसका आप इंटीग्रेशन वगैरह लेते हो तो जो आपको इक्वेशन निकल कर आती है वो आती है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर अपॉन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप इसको 8 नहीं करो, इसको 8th कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा इसी पर ही आते हैं। वेयर आर नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। के इज रेट कांस्टेंट और टी इज इक्वल टू टाइम, जिस टाइम में ये वाली आपको कंसंट्रेशन मिली है। इसके लिए टी हाफ की वैल्यू अगर निकालें तो वो होती है 0.693 अपॉन के। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, याद करेंगे। ये हमारा 9th फॉर्मूला है। तो यहाँ देख रहे हो टी हाफ के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है जीरो ऑर्डर में, राइट। इसके भी हम तीन ग्राफ याद करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के केस में। जल्दी से मैं तीनों ग्राफ देख लेते हैं। 3 ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। रेट और टाइम के बीच में ग्राफ, लॉग
आर और टाइम के बीच में ग्राफ, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ, आर नॉट के बीच में ग्राफ। इसको आर नॉट को इधर बनाओ, ठीक है। रेट और टाइम के बीच में ग्राफ। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, रिएक्टेंट का जो रेट है, जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लॉग आर में भी यही ग्राफ आएगा और यहाँ पर डिपेंड ही नहीं कर रही, देखो यहाँ पर आर नॉट पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है। तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो अगर मैं nth ऑर्डर के लिए निकालूं तो टी हाफ इज इक्वल टू होगा आर नॉट, आर नॉट की पावर 1 माइनस एन। इससे हम किसी भी ऑर्डर का टी हाफ निकाल सकते हैं, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हैं। अगली चीज यहाँ पर क्या आएगी, ये आपका आ गया 10th फॉर्मूला। 11th में हम बात करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है बेटा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। दूसरा एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दोनों के अंदर ना वाटर आप एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो। जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये एक एस्टर है प्लस इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, इसमें वाटर ऐड कर रहे हो। इसी तरह इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर ऐड कर रहे हो, फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे तो रिएक्टेंट की हम जब बात कर रहे हैं, जो ऑर्डर है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है बेटा, उसी से हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है वहां पे। तो ये मैंने रिएक्टेंट लिख दिया। इनमें जो रिएक्टेंट है ना, वाटर भी है एक रिएक्टेंट। देखने में तो लग रहा है कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करना चाहिए, रिएक्शन का ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर कांस्टेंट माना जाता है। इसीलिए ये क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑर्डर 2 होता है, 2 होना चाहिए, लेकिन वहां पर होता क्या है, 1 होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो बता रहा है हमें कि रेट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसे हम कहते हैं बेटा आर्हीनियस रिएक्शन, इसे कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। इसमें ए आर्हीनियस, ये जो ए है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और के रेट कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। नॉर्मली कहा जाता है टेम्परेचर को अगर आप 10 डिग्री बढ़ा देते हो तो जो रेट है वो डबल हो जाता है रिएक्शन का। वो तो हमने ऐसे एज्यूम किया, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो आप इस रिएक्शन का यूज करोगे। अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग टेम्परेचर दे रखा है और उनका रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो आप एक और फॉर्मूला लगाते हो, log K2 अपॉन log K1 इज इक्वल टू, log K2 अपॉन log K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला भी आर्हीनियस इक्वेशन इसी से ही बना है, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 13 है। तो बस यही फॉर्मूले थे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, लगभग 13 फॉर्मूले हैं। इनको आप लर्न कर लीजिए और आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो गई होगी। पढ़ते रहिए बेटा ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।